टिश्यू को फिक्स इस वजह से करते हैं ताकि हम उसकी मॉर्फोलॉजी को मेंटेन कर सकें, हम उसकी मॉर्फोलॉजी को प्रिजर्व कर सकें। हम लोगों ने बार बार इस चीज की बात की है कि एक मैस है ना, एक चंक पड़ा हुआ है, एक टिश्यू का चंक पड़ा हुआ है किसी भी जगह पर, तो थोड़े ही टाइम में उसके ऊपर बैक्टीरियल एक्शंस होना स्टार्ट हो जाते हैं। एक टिश्यू जो है खुद डिग्रेड होना स्टार्ट हो जाता है, उसकी प्रोटीन्स डिग्रेड करना स्टार्ट कर जाती हैं, वो खुद ही डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो उसको एग्जामिन करने के लिए, उसको स्टडी करने के लिए, उसकी माइक्रोस्कोपी करने के लिए, हमें उसके फंक्शंस की स्टडी करने के लिए हमें उसके स्ट्रक्चर्स को, उसकी मॉर्फोलॉजी को प्रिजर्व करना पड़ता है। और उस प्रिजर्वेशन को कहते हैं फिक्सेटिव एजेंट्स, उसको फिक्स करते हैं और प्रोसेस का नाम है फिक्सेशन। अब फिक्सेशन में हमारे पास एक प्रॉपर सीरीज होती है, उस प्रॉपर सीरीज के थ्रू, प्रॉपर इवेंट्स के थ्रू हम अपने टिश्यू को एक प्रोसेस से गुजारते हैं ताकि उसकी मॉर्फोलॉजी को, उसके स्ट्रक्चर्स को प्रिजर्व कर सकें, उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स को हार्ड कर सकें। क्योंकि अगर हमारे पास टिश्यू सॉफ्ट होगा तो वी विल नॉट बी एबल टू स्लाइस अप द टिश्यू, तो हमें उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स को हार्ड भी करना है। हमें उस टिश्यू के अंदर से वाटर रिमूव करना है। अगर वाटर उसके अंदर रिटेन्ड रहेगा तो हमारे पास ऑटोलाइसिस स्टार्ट हो जाएगी, हमारे पास बैक्टीरियल एक्शन स्टार्ट हो जाएगा। तो फिक्सेटिव का मेजर रोल ही यही होता है कि इसने आपके टिश्यू के अंदर से जो भी फ्लूइड है उसको एक्सट्रैक्ट कर लेना है, उसको आउटसाइड मूव करवा देना है, सो दैट द टिश्यू विल बी इन हार्डर स्टेट एंड वी विल बी एबल टू स्लाइस द टिश्यू फॉर माइक्रोस्कोपी। फिक्सेशन की क्यों जाती है? फिक्सेशन इसलिए की जाती है कि हमने मॉर्फोलॉजी मेंटेन करनी है, ये बात हमने पढ़ ली। अब फिक्सेशन को करते किस तरीके से है, फिक्सेशन का बेसिकली प्रिंसिपल क्या है जिसकी बेस पे हमारे पास एक टिश्यू जो है वो प्रिजर्व हो जाता है? हमारे पास फिक्सेटिव्स के डिफरेंट फंक्शंस हैं। अगर आप सिंपल फिक्सेटिव्स की बात करो, आप कंपाउंड फिक्सेटिव्स की बात करो, तो हर एक फिक्सेटिव का अपना एक स्पेसिफिक फंक्शन होगा। लेकिन एक प्रिंसिपल जो इन सारों में सेम है, ये हमारे पास क्या करते हैं, ये हमारे पास प्रोटीन्स को कोएगुलेट करवा देते हैं। प्रोटीन्स को जब वो कोएगुलेट करवाते हैं, हमारे पास वही जो फ्लूइड होता है वो सेमी फ्लूइड में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे ही वो सेमी फ्लूइड से अगेन जब उसकी हार्डनिंग होती है, फिक्सेटिव उसके ऊपर एक्ट करता रहता है, वो हमारे पास सेमी फ्लूइड से सेमी सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। और जैसे ही वो सेमी सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट होगा वो हमारे पास हार्ड हो जाएगा और हम उसको इजीली स्लाइस अप कर सकते हैं। Then comes towards your aims and effects of fixation. फिक्सेशन के बहुत ज्यादा एम्स हैं, फिक्सेशन करने के बहुत ज्यादा मकासद है, लेकिन बेसिकली हम लोग किसको डील कर रहे होते हैं और किसको हम लोग बार बार उसका ही जिक्र कर रहे होते हैं कि हम लोगों ने उसको बैक्टीरियल डीके से बचाना है, हम लोगों ने उसकी मॉर्फोलॉजी को मेंटेन करना है, और हम लोगों ने उसको ऑटोलाइसिस से बचाना है कि सेल हमारे पास खुद ही लाइसिस ना स्टार्ट करते हैं। हमारे पास अब सेल टिश्यू के जो अपने अंदर जितने भी लाइजोसोम्स हैं वो हमारे पास एक्सपोज ना हो जाए, और वो एक्सपोज होंगे तो डेफिनेटली हमारे पास टिश्यू जो है वो बिल्कुल ही डाइजेस्ट हो जाएगा। लेकिन इसके अलावा फिक्सेशन के हमारे पास क्या बेनिफिट्स हैं, फिक्सेशन क्यों करनी चाहिए, दैट विल इंक्लूड योर एम्स। सबसे पहले हमें पता है कि एक टिश्यू है, हमने उसको बॉडी से एक्सट्रैक्ट किया, हमने उसकी माइक्रोस्कोपी करनी है। माइक्रोस्कोपी करने के लिए हमें उसको प्रिजर्व तो करना है, ये तो हम लोगों ने बात स्टार्टिंग में क्लियर कर ली। लेकिन इसके अलावा और क्या क्या चीजें हो सकती हैं जिनको आपने डील करना है, तो दैट विल बी योर ऑटोलाइसिस, दैट विल बी योर बैक्टीरियल एक्शंस, एज वेल एज आपने उसके केमिकल कंपाउंड्स को भी
प्रिजर्व करना है, आपने उसके माइक्रो एनाटॉमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स को भी प्रिजर्व करना है, आपने उसके मैक्रो एनाटॉमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स को भी प्रिजर्व करना है। उसकी मॉर्फोलॉजी में, उसके स्ट्रक्चर में अगर कोई बहुत माइक्रो टाइप की डिटेल्स भी है ना, माइक्रो एनाटॉमिकल पोर्शन भी है, तो हमारा फिक्सेटिव उसको भी प्रिजर्व करता है। और ये फिक्सेटिव की प्रॉपर्टी पे डिपेंड करता है कि आपका फिक्सेटिव कितना अच्छा है। ईदर इट कैन प्रिजर्व योर माइक्रो एनाटॉमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स और नॉट। हमारे पास टिश्यू को हार्ड करेगा, ये भी बात मैंने आपको बता दी है। उसके बाद सॉलिडिफिकेशन, हमने ये बात भी पढ़ी कि हमारे पास इसका प्रिंसिपल भी यही है कि इसने क्रॉस लिंक करना है प्रोटीन्स के साथ, प्रोटीन्स की कोएगुलेशन करवानी है। जैसे ही कोएगुलेशन होगी, हमारे पास जो सेमी फ्लूइड है वो हमारे पास सेमी सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा और इजीली हम उसकी कटिंग कर सकेंगे। नाउ दैट इज द इंटरेस्टिंग थिंग, ऑप्टिकल डिफरेंशिएशन। ऑप्टिकल डिफरेंशिएशन का मतलब है कि आपके पास जो टिश्यू है, आपके पास जो फ्लूइड है, आपके पास जो स्टेनिंग के लिए केमिकल्स प्रेजेंट है, हर एक का अपना अपना एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। आपने उसको माइक्रोस्कोप के ऊपर रखा है तो स्लाइड जो है ग्लास का अपना एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, हर लेंस का अपना अपना एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा। तो हमारे पास फिक्सेटिव जो है वो ये भी काम करता है कि टिश्यू की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को चेंज कर देता है। जैसे ही वो टिश्यू के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को चेंज करेगा तो हमारे पास इजी हो जाएगा कि हम लोग उसको विजुअलाइज कर सकें। क्यों? क्योंकि फिक्सेटिव इज अ केमिकल, और जैसे ही वो जाकर आपके टिश्यू के ऊपर एक्ट करेगा तो डेफिनेटली वो उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को क्या करेगा? कम करवाएगा, उसको चेंज करवा देगा। और जैसे ही वो उसको चेंज करवाएगा तो आप उसको इजीली देख सकते हो। इसके अलावा अगर आपका फिक्सेशन अच्छी हुई होगी, आपकी स्टेनिंग अच्छी होगी, आपकी जितनी इंटेंसिटी के साथ स्टेनिंग होगी, आप उतने ही अच्छे तरीके से उसके माइक्रो एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर्स को ऑब्जर्व कर सकते हो। नेक्स्ट कम टू द प्रॉपर्टीज ऑफ योर फिक्सेटिव्स। अभी हम लोगों ने जो एम्स की बात की वही उसकी प्रॉपर्टीज भी होंगी, लेकिन कुछ डिफरेंट भी होंगी, तो हम उनको भी रीड कर लेते हैं। कोएगुलेशन एंड प्रेसिपिटेशन एज डिस्क्राइब्ड अबव। ये बात मैंने आप लोगों को पहले ही बताई है कि क्या होता है, हमारे पास प्रोटीन की क्रॉस लिंकेज होती है। क्रॉस लिंकेजिंग होगी तो हमारे पास क्या होगा? कोएगुलेशन हो जाएगी। कोएगुलेशन होने से हमारे पास जो फ्लूइड है वो सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा और आपका टिश्यू जो है वो हार्ड हो जाएगा। और फिक्सेटिव जो है ना, आपका पेनिट्रेटिंग होना चाहिए। अगर आपका फिक्सेटिव जो है वो पेनिट्रेट अच्छे तरीके से नहीं करेगा तो आपकी स्टेनिंग अच्छे तरीके से नहीं आएगी, और स्टेनिंग अच्छे तरीके से नहीं आएगी, आपको विजुअलाइजेशन भी नहीं होगी। और अगर स्टेन आपका फिक्सेटिव ही पेनिट्रेट नहीं कर पाया तो चांसेस है ना कि बहुत से एनाटॉमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो हैं वो रह गए हों और फिक्सेटिव उनको नहीं मिला, उनकी मॉर्फोलॉजी प्रिजर्व नहीं हुई और वहां पे डीनेचरेशन या ऑटोलाइसिस जो है वो स्टार्ट हो गई है, जिसकी वजह से आपको फॉल्स नेगेटिव, फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट्स भी मिल सकते हैं। अब आपका जो फिक्सेटिव है ना वो सॉल्यूबल होना चाहिए, उसको मोस्टली वाटर में सोल्यूबल होना चाहिए, क्योंकि अगर वो वाटर में सोल्यूबल नहीं होगा उसके लिए हमें पोलर सॉल्वेंट्स, नॉन पोलर सॉल्वेंट्स ढूंढ के लाने पड़ रहे हैं, तो वो हमारे लिए एक्सपेंसिव हो जाएगा। हमने अपना काम एक नैरो रेंज में रहकर ज्यादा काम करना है। हमने एक्सपेंसिव चीजों की साइड पर नहीं जाना, हमने चीप चीजों की साइड पर रहना है कि हमारा इतना जो है वो खर्चा भी ना और हम ज्यादा से ज्यादा काम कर सकें। तो उसके लिए हमारे पास एक जो चीज है जो वाफिर मिकदार में मिल रही है, दैट इज वाटर। तो ऐसे फिक्सेटिव यूज करने चाहिए जो हमारे पास वाटर में सोल्यूबल हो। अगर वो वाटर में सोल्यूबल नहीं होंगे तो डेफिनेटली वो किसी और सॉल्वेंट में सोल्यूबल होंगे, और सॉल्वेंट जो है वो आपको लोकल लैब्स में नहीं मिलेगा, और उनके पास इतना पैसा भी नहीं होता कि वो जो लोग जाएं और जाके इतने महंगे महंगे केमिकल्स खरीदें फिर उनको डिसॉल्व करवाएं। तो हमारे पास फिक्सेटिव ऐसा होना चाहिए जिसको हम वाटर में सॉल्यूबल कर सकें।
कंसंट्रेशन जो है हमारे पास फिक्सेटिव की वो आइसोटोनिक होनी चाहिए या हाइपोटोनिक होनी चाहिए, बेसिकली आइसोटोनिक होनी चाहिए। हमारे पास फिक्सेटिव जो हैं वो एसिडिक होते हैं, लेकिन अगर हम एसिडिक चीज को ही यूज करते जाएंगे तो वो डेफिनेटली आपकी स्टेनिंग कलर को भी उड़ा देगा, वो आपके टिश्यू के कुछ स्ट्रक्चर्स को भी डिस्ट्रॉय कर देगा। तो हम लोगों को हर फिक्सेटिव को न्यूट्रलाइज करना पड़ता है, और न्यूट्रलाइज करने के लिए हमें सिलेक्टिव केमिकल्स को यूज करना पड़ता है। आगे आ जाते हैं जी। दैट इज द इम्पोर्टेंट एमसीक्यू। आप लोगों की बुक में लिखा होगा लेकिन आप लोगों को ढूंढना पड़ेगा, और अगर नहीं लिखा होगा तो थोड़ा सा फिक्सेटिव वाले टॉपिक के ऊपर मेंशन कर लो इस चीज को। आपका जो फिक्सेटिव है ना, उसकी क्वांटिटी आपके टिश्यू के साइज से 15 to 20 टाइम्स ज्यादा होनी चाहिए। और जो म्यूजियम के स्पेसिमेंस यूज होते हैं ना, उसमें हम फिक्सेटिव का वॉल्यूम ग्रेटर देन 50 टाइम्स रखते हैं, क्योंकि म्यूजियम में कितना कितना अरसा उसने पड़े रहना है, और हमारे पास बाजू का जो स्पेसिमेन होते हैं ना वो होते भी बड़े हैं और बहुत ज्यादा ओल्ड होते हैं, तो उनको प्रिजर्व करने के लिए वॉल्यूम ज्यादा लगता है। और इसके अलावा इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू ये है कि अगर आपका स्पेसिमेन बहुत ज्यादा लार्ज है, बहुत ज्यादा लार्ज है, तो आपको ट्राई करना चाहिए कि आप उस टिश्यू को उस जगह से कट करो, उस जगह का उतना चंक ले लो जिस चंक में आपको लगता है कि आपका फिक्सेटिव जो है वो अच्छे तरीके से पेनिट्रेट कर सकता है। एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे जहन में आया है, आपकी बुक के ऊपर ये लिखा होगा कि कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो फिक्सेशन को डिस्टर्ब करते हैं या इफेक्ट करते हैं। आप लोगों ने उनको अच्छे तरीके से रीड करना है। ये मैंने आप लोगों को टिश्यू प्रोसेसिंग में बताया था, लेकिन अगेन बता देती हूँ कि अगर आप टेम्परेचर दोगे तो आपका जो फिक्सेटिव है वो ज्यादा जल्दी पेनिट्रेट कर जाएगा, लेकिन उस टेम्परेचर की भी एक लिमिट है कि ऑप्टिमल टेम्परेचर होता है जिसके ऊपर हमारा फिक्सेटिव पेनिट्रेट करता है। लेकिन अगर हम उससे ज्यादा टेम्परेचर प्रोवाइड करना स्टार्ट करेंगे तो टिश्यू ही डीनेचर हो जाएगा। इसके अलावा जो है आपका प्रेशर, वो डिपेंड करता है, जितना प्रेशर आप उसको लगाओगे। जिस तरीके से आप प्रेशर कुकर की एग्जांपल ले लो कि अगर हमने खाने को जल्दी पकाना हो तो हम उसको प्रेशर कुकर लगा देते हैं, तो प्रेशर भी आपके फिक्सेटिव को इफेक्ट करता है। उसके बाद आप अगर उसको कॉन्टिन्यूसली एजिटेट कर रहे हो, मतलब कॉन्टिन्यूसली आपने उसको एक वाइब्रेटरी मोशन में रखा हुआ है, तो उससे भी आपके फिक्सेटिव जो है वो जल्दी रिएक्ट कर जाते हैं। और बुक में और 2-3 लिखे होंगे जिनको आप लोगों ने अच्छे तरीके से रीड करना है। ये हमारे पास एससीक्यू टाइप का क्वेश्चन है जो इस तरीके से आता है, व्हाट इज द फिक्सेटिव, व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ फिक्सेशन, राइट डाउन द फैक्टर्स इफेक्टिंग योर फिक्सेशन। एक ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर से, और एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, डिफाइन फिक्सेशन एंड फिक्सेटिव्स, राइट डाउन द क्लासिफिकेशन ऑफ फिक्सेटिव्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये लास्ट टाइम आया था आई थिंक, हाँ आई एम श्योर ये लास्ट टाइम ये वाला क्वेश्चन आया हुआ था। एक ही आया था और ये वाला आया था कि आपने उसकी क्लासिफिकेशन लिखनी है। और इस चैप्टर में से आप लोगों को फिक्सेटिव्स लिखने के लिए नहीं आएंगे, मतलब अगर आप लोग ये सोच रहे हो कि आप लोगों को एक एक रिएजेंट याद करना पड़ेगा, तो दैट इज नॉट द केस। रिएजेंट्स नहीं आएंगे आप लोगों को, और कोई ऐसा फिक्सेटिव नहीं आएगा। आपको क्लासिफिकेशन आएगी कि आपके पास जो है फॉर्मेलिन वाले में कौन से आ जाते हैं, फॉर्मेल्डिहाइड वाले में कौन से आ जाते हैं, अल्कोहल वाले में कौन से आ जाते हैं, या आपके न्यूक्लियर फिक्सेटिव्स कौन से हैं, साइटोप्लाज्मिक कौन से हैं, माइक्रो एनाटॉमिकल कौन से हैं, जिसको बाद में मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगी, टेंशन नहीं लेनी। अभी मैं सिर्फ ऐसे आपको एमसीक्यूज बता रही हूँ कि क्लासिफिकेशन आ जाती है। और एक फिक्सेटिव जो बार बार पेपर में, पास्ट पेपर्स में देखा गया, जो लिखने के लिए आता है, दैट इज योर न्यूट्रल बफर्ड फॉर्मेलिन, जो आप लोगों ने प्रैक्टिकल एस्पेक्ट से भी किया होगा। फॉर्मल कैल्शियम भी कर लेना, नॉर्मल सेलाइन भी कर लेना, और साथ न्यूट्रल बफर्ड फॉर्मेलिन भी कर लेना। इन तीनों की रिएजेंट्स भी याद कर लेना और इन तीनों के प्रोसीजर्स भी याद कर लेना। ये लिखने के लिए आ जाते होते हैं। एनडीएफ जो है वो बारहा पेपर में देखा गया है, तो आप लोगों ने उसके रिएजेंट्स याद करने हैं, बाकियों के बेशक छोड़ देना।
बाकियों के सिर्फ रिजल्ट्स याद कर लेना, उनकी प्रॉपर्टीज याद कर लेना कि ये हमारे पास किस लिए इंपॉर्टेंट है, तो दैट विल बी मोर देन इनफ. First category is your simple fixatives. सिंपल फिक्सेटिव्स में सबसे पहला फिक्सेटिव है जी फॉर्मेल्डिहाइड. फॉर्मेल्डिहाइड हमें पता है कि फॉर्मेल्डिहाइड हमारे पास एक गैस है, लेकिन ये वाटर में सोल्यूबल है. ये वाटर में 40% तक सोल्यूबल है, और जब ये वाटर में सोल्यूबल हो जाती है और वाटर में इसका सॉल्यूशन बन जाता है तो हम इसको फॉर्मेलिन कह देते हैं. अगर आपके पास फॉर्मेल्डिहाइड लिखा हुआ है, आपके पास फॉर्मेलिन लिखा हुआ है, आपके पास 40% फॉर्मेलिन लिखा हुआ है, ये तीनों चीजें सेम है. तीनों चीजें सेम है. आपने कंफ्यूज नहीं करना कि 40% पे आप उसका जो है वेट बाय वॉल्यूम फाइंड आउट करना शुरू कर दो. सेम चीज है. फॉर्मेल्डिहाइड एंड 40% फॉर्मेलिन सेम है. फॉर्मेलिन को हम क्यों यूज करते हैं? कॉमनली यूज फिक्सेटिव है क्योंकि चीप है, इजीली अवेलेबल है, पेनिट्रेट कर जाता है, अच्छे तरीके से क्रॉस लिंक कर जाता है. ये हमारे पास प्रोटीन को डीनेचर कर देता है और ग्लाइकोजन वगैरह को हमारे पास प्रिजर्व कर लेता है. अगर हमने कार्बोहाइड्रेट्स की फिक्सेशन करनी है तो उसके लिए हम फॉर्मेलिन को यूज नहीं कर सकते. ओनली इट इज प्रेफर्ड फॉर ग्लाइकोजन. दैट इज द इम्पोर्टेंट पॉइंट. इसको आप लोगों ने माइंड में रखना है. देन कम्स योर एल्कोहल. एल्कोहल जो है जी, डेफिनेटली नेम इंडिकेट्स ज्यादा पेनिट्रेटिंग होगी, लेकिन इसको यूज क्यों नहीं कर रहे? ये पेनिट्रेट तो बहुत अच्छा करती है, लेकिन टाइम कंज्यूमिंग बहुत है. अगर आप उसको काफी टाइम के लिए रख दोगे तो पेनिट्रेशन बहुत अच्छी हो जाएगी. मतलब आपका फिक्सेशन जो है वो बहुत अच्छा हुआ है, फिक्सेशन वाला प्रोसेस बहुत अच्छा हुआ है, लेकिन वो इतना टाइम कंज्यूम करता है. क्यों? क्योंकि वो पेनिट्रेट आहिस्ता आहिस्ता करता है. क्वालिटी वाइज वेरी गुड फिक्सेटर, बट उसकी पेनिट्रेशन टाइम स्लो है. और अगर आपने उसको थोड़ा सा भी ज्यादा टाइम पड़े रहने दिया है, आपने थोड़ी सी भी केयरलेसनेस दिखाई है, तो वो आपके टिश्यू को हार्ड कर देगा, आपके टिश्यू को श्रिंक कर देगा. और इसके अंदर हमारे पास सबसे ज्यादा फिक्सेटिव जो हम यूज करते हैं दैट इज कोर्नाइज फिक्सेटिव. और एथेनॉल वगैरह को हम इम्यूनोफ्लोरेसेंस, इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री के अगर हमने कुछ केमिकल्स या कुछ एंजाइम्स, कुछ लेबल्स डिटेक्ट करने हैं तो उनके लिए हम एथेनॉल के फिक्सेशन कर सकते हैं. अदरवाइज इट इज नॉट रिकमेंडेड. डीकैल्सिफिकेशन जब मैं आपको पढ़ाऊंगी तब वहां पर आप लोग देखोगे कि अल्कोहल के अंदर जो है हम उसकी फिक्सेशन करते हैं. क्यों? क्योंकि वो बोन है ना, बोन इज डेंस मीडिया, तो उसके लिए हम अल्कोहल में फिक्स करते हैं. अदरवाइज दैट इज नॉट वेरी मच प्रेफर्ड फिक्सेटिव. देन कम्स योर एसीटोन. एसीटोन का भी क्या फंक्शन होगा जिस तरह का अल्कोहल का है, और ये हमारे पास ये भी हिस्टोकेमिकल डेमोन्स्ट्रेशंस के लिए यूज किया जाता है. मर्क्यूरिक क्लोराइड, ब्राउन ब्लैक पिगमेंट होता है इसका. ये अच्छा फिक्सेटिव है, पेनिट्रेटिंग अच्छा है, फिक्सेशन अच्छी देता है, इसके ऊपर स्टेनिंग अच्छी आती है, लेकिन इसका डिसएडवांटेजेस क्या है कि ये हमारे पास पिगमेंट्स दे जाता है, और वो पिगमेंट्स जो है वो हमारे पास स्टेनिंग में प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं. लेकिन अगर आप उसको कुछ केमिकल्स के साथ क्लियर कर दो उन पिगमेंट्स को, और फिर आप मर्क्यूरिक क्लोराइड जो है उसकी स्टेनिंग करो, तो आपकी स्टेनिंग बहुत अच्छी आती है. बट यहाँ पे डिसएडवांटेज क्या है कि आपको वो पिगमेंट्स रिमूव करने पड़ते हैं, वो भी एक एक्स्ट्रा प्रोसेस हो जाता है. पिक्रिक एसिड येलो कलरेशन देता है. येलो कलरेशन को जब तक आप रिमूव नहीं करोगे आपके पास जो है स्टेनिंग अच्छी नहीं आएगी. और ये हमारे पास वेरी एक्सपेंसिव है, एक्सप्लोसिव नेचर है इसकी, ये डेंजरस टू मैन एज वेल. दैट्स व्हाई इट इज नॉट बीइंग यूज्ड इन द लेबोरेटरीज. पोटेशियम डाइक्रोमेट. पोटेशियम डाइक्रोमेट भी हमारे पास प्रेसिपिटेट बनाता है, लेकिन इसका एडवांटेज ये है कि ये हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया को अच्छे तरीके से फिक्स कर देता है.
ये सेंटर वाले जो थे दैट आर नॉट वेरी मच इम्पोर्टेंट टू मेमोराइज, लेकिन आप लोगों ने इसमें ये चीज याद रखनी है कि हमारे पास जो फॉर्मेलिन के पिगमेंट आ जाते हैं वो कौन से कलर के होते हैं और उनको किस तरीके से रिमूव किया जाता है। मरकरी के पिगमेंट्स कौन से होते हैं उसको किस तरीके से रिमूव किया जाता है। पिक्रिक एसिड कौन सा कलर देता है उसको किस तरीके से रिमूव करते हैं। ये आप लोगों की असाइनमेंट है, मैंने आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में पूछना है, आप लोगों ने इसको देख के आना है। ये जो है ना ओस्मियम टेट्राऑक्साइड, ये आपके पास इंपॉर्टेंट फिक्सेटिव है रिगार्डिंग एमसीक्यू। इसका बारहा एमसीक्यू में पूछा जाता है कि ये किस लिए यूज होता है बेटा, ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के लिए यूज करते हैं। ग्लूटाराल्डिहाइड के साथ इसको कंबाइन करते हैं और फिर हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी अगर किसी भी स्पेसिमेन की करनी है तो उसको हम ओस्मियम टेट्राऑक्साइड और ग्लूटाराल्डिहाइड फिक्सेटिव का कॉम्बिनेशन यूज कर फिक्स करते हैं। देन वी विल गो टुवर्ड्स इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। और ओस्मियम टेट्राक्लोराइड भी हमारे पास ब्लैक कलर देता है।